मनोयोगी निवेश की कला, अंकों से परे अध्याय 1। महानगर की हलचल में खोया रोहन। मुंबई की तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर दिन हजारों सपने बनते और टूटते थे, वहीं एक युवा महत्वाकांक्षी निवेशक रोहन मेहता भी अपनी जगह बनाने में जुटा था। उसकी आंखों में चमक और दिमाग में संख्याओं का तूफान रहता था। एक प्रतिष्ठित निवेश फर्म में वरिष्ठ विश्लेषक के रूप पर उसका जीवन सिर्फ स्टॉक चार्ट्स, बाजार के उतार चढ़ाव और तिमाही रिपोर्टों तक सीमित था। रोहन के लिए निवेश का मतलब था अधिकतम लाभ, त्वरित रिटर्न और संख्याओं का जादू। उसने सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ी थीं, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक खालीपन था। एक ऐसी बेचैनी जो किसी भी बड़ी डील या शानदार मुनाफे से नहीं भरती थी। एक शाम काम के बाद वो थका हारा मरीन ड्राइव पर बैठा था। सामने अरब सागर की लहरें एक अंतहीन रहस्य की तरह उछल रही थीं। उसके फोन पर बार बार स्टॉक अपडेट्स की आवाज आ रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसे अपने बचपन के दिन याद आए, जब उसके दादाजी, एक सरल स्वभाव के किसान, उसे खेत में ले जाते थे। दादाजी हमेशा कहते थे, बेटा, मिट्टी को समझो। अब मिट्टी उपजाऊ है तो फसल अपने आप अच्छी होगी। सिर्फ बीज बोने से कुछ नहीं होता। रोहन तब इस बात को समझ नहीं पाया था, लेकिन आज जब वो निवेश के बीज बो रहा था, तो उसे लग रहा था कि वो शायद मिट्टी को अनदेखा कर रहा है। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ फल, लाभ पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जड़ों, मूल्यों पर नहीं। उसी पल उसकी नज़र पास बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। वे एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी जो मुंबई के शोर शराबे में दुर्लभ थी। रोहन उत्सुकतावश उनके पास चला गया। माफ कीजिएगा अंकल, आप क्या पढ़ रहे हैं? रोहन ने पूछा। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए किताब बंद की। ये निवेश पर है मेरे बच्चे, लेकिन उस तरह का निवेश नहीं जिसकी तुम बात करते हो। ये मन के निवेश पर है, चेतना के निवेश पर। बुजुर्ग का नाम था श्रीधर राव। वे एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन दर्शन और अर्थशास्त्र के गहन अध्ययन में बिताया था। श्रीधर राव ने रोहन की आंखों में उस बेचैनी को पढ़ लिया था जो अक्सर अत्यधिक महत्वाकांक्षी युवाओं में दिखती थी। उन्होंने रोहन को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने भी कभी सिर्फ धन के पीछे भागकर सब कुछ खो दिया था, और फिर कैसे उन्होंने मनोयोगी निवेश के सिद्धांत को अपनाया। असल निवेश अंकों का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और दूरदृष्टि का खेल है। ये समझना है कि तुम क्या बो रहे हो, कहाँ बो रहे हो और क्यों बो रहे हो, श्रीधर राव ने समझाया। उनकी बातों में एक गहरा ज्ञान था जिसने रोहन के मन को छू लिया। ये पहली बार था जब उसे लगा कि शायद उसके दादाजी की बातें और श्रीधर राव की बातें एक ही सिक्के के दो पहलू थीं। रोहन ने श्रीधर राव से और जानने की इच्छा व्यक्त की, और इस तरह उसके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अध्याय 2, गुरु की खोज और जड़ों का ज्ञान। श्रीधर राव से पहली मुलाकात के बाद रोहन का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। वो अभी भी अपनी फर्म में काम कर रहा था, लेकिन अब उसका मन सिर्फ संख्याओं में नहीं लग रहा था। श्रीधर राव ने उसे एक गुरु के बारे में बताया था जो हिमाचल की शांत घाटियों में रहते थे और अंकों से परे निवेश का वास्तविक अर्थ सिखाते थे। रोहन ने निश्चय लिया कि उसे उस गुरु से मिलना है। अपनी छुट्टी लेकर वो मुंबई की चकाचौंध को पीछे छोड़कर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में स्थित एक आश्रम में रोहन की मुलाकात गुरु देवेंद्र से हुई। गुरु देवेंद्र की पहचान उनके ज्ञान, शांत स्वभाव और जीवन को देखने की उनके अनोखे नजरिए से थी। उनका आश्रम कोई बड़ा आलीशान भवन नहीं था, बल्कि पत्थरों और लकड़ी से बनी एक साधारण कुटिया थी, जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़ और फूलों की क्यारियां थीं। गुरु देवेंद्र ने रोहन को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लिया, जैसे वे जानते हों कि रोहन आने वाला था। रोहन ने सोचा था कि गुरु उसे जटिल वित्तीय रणनीतियां या गुप्त निवेश सूत्र सिखाएंगे, लेकिन गुरु का तरीका बिल्कुल अलग था। उन्होंने रोहन से कहा, तुम यहाँ निवेश सीखने आए हो, लेकिन मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। पहले कुछ दिन गुरु ने रोहन से सिर्फ आश्रम के काम करवाए, सब्जियां उगाना, गायों की देखभाल करना, पानी लाना और सबसे महत्वपूर्ण, घंटों तक चुपचाप बैठकर प्रकृति का अवलोकन करना।
एक दिन गुरु ने रोहन को अपने साथ एक पुराने सेब के बगीचे में चलने को कहा। बगीचा कई पीढ़ियों से था और कुछ पेड़ तो इतने पुराने थे कि रोहन हैरान रह गया। गुरु ने एक बूढ़े सेब के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो रोहन, ये पेड़ यहाँ 100 साल से खड़ा है। इसने न जाने कितनी फसलें दी होंगी, कितने मौसम देखे होंगे। क्या इसने कभी जल्दबाजी की? क्या इसने कभी बाजार की चिंता की? रोहन चुप रहा। गुरु ने आगे कहा, ये पेड़ केवल अपनी जड़ों को मजबूत करता है, मिट्टी से पोषण लेता है और सही समय पर फल देता है। इसका निवेश सिर्फ ऊपर नहीं बल्कि गहराइयों में भी है। ये केवल फल पर नहीं बल्कि अपनी पूरी पारिस्थितिकी पर ध्यान देता है। गुरु देवेंद्र ने समझाया, तुम्हारा निवेश भी ऐसा ही होना चाहिए। तुम सिर्फ बाजार की ऊपरी हलचल देखते हो लेकिन उसकी जड़ों को नहीं समझते। किसी भी कंपनी का वास्तविक मूल्य सिर्फ उसके मुनाफे में नहीं बल्कि उसके दर्शन, उसके नेतृत्व, उसके कर्मचारियों और उसके समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी में होता है। ये मिट्टी है जिसमें तुम अपने पैसे का बीज बोते हो। रोहन को अपने दादाजी की बात फिर याद आई, मिट्टी को समझो। गुरु ने उसे धैर्य, अवलोकन और दीर्घकालिक सोच का महत्व सिखाया। उन्होंने उसे सिखाया कि सच्ची संपत्ति केवल धन का संचय नहीं है बल्कि मन की शांति, स्वस्थ रिश्ते और प्रकृति के साथ सामंजस्य भी है। रोहन ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि मनोयोगी निवेश का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं बल्कि एक संतुलित और समृद्ध जीवन बनाना था। वो अब सिर्फ एक निवेशक नहीं बल्कि एक विद्यार्थी बन रहा था जो जीवन के गहरे रहस्यों को जानने को उत्सुक था। अध्याय 3, धैर्य का इम्तिहान और आंतरिक संतुलन। गुरु देवेंद्र के आश्रम में बिताया गया समय रोहन के लिए एक गहन परिवर्तनकारी अनुभव था। उसने न केवल प्रकृति के साथ जुड़ना सीखा बल्कि अपने भीतर भी एक नई शांति पाई थी। गुरु ने उसे सिखाया था कि निवेश केवल बाहरी दुनिया का खेल नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन और धैर्य का भी खेल है। बाजार एक समुद्र की तरह है रोहन, गुरु ने एक शाम कहा था। कभी शांत, कभी तूफानी। एक अच्छा नाविक जानता है कि लहरों के साथ कैसे चलना है, उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी। वो अपनी नाव और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि हर उठती गिरती लहर पर। मुंबई लौटकर रोहन ने अपने कार्यालय में वापसी की, लेकिन अब वो एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसके सहकर्मी उसके शांत स्वभाव और बदल चुके नजरिए से हैरान थे। जहां पहले वो हर छोटी से छोटी बाजार की खबर पर प्रतिक्रिया देता था, वहीं अब वो गहन विश्लेषण और धैर्य से काम लेता था। उसने अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया, जहां वो केवल त्वरित लाभ के लिए कंपनियों के सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों पर भरोसा करता था। अब वो कंपनियों के मिट्टी को समझने की कोशिश करता था, उनके नेतृत्व की नैतिकता, उनके उत्पादों की गुणवत्ता, उनके दीर्घकालिक दृष्टिकोण और समाज पर उनके प्रभाव को। ये बदलाव आसान नहीं था। कई बार बाजार में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव आते और उसके पुरानी प्रवृत्ति उसे तुरंत प्रतिक्रिया देने को उकसाती थी। उसके कुछ निवेश धीरे धीरे बढ़ रहे थे जबकि उसके हॉट पिक्स तेजी से मुनाफा कमा रहे थे। उसे संदेह होने लगा कि क्या गुरु की शिक्षाएं वास्तव में व्यवहारिक थीं। धैर्य की उसकी परीक्षा हो रही थी। एक ऐसे पल में जब बाजार में एक बड़ा करेक्शन आया और कई कंपनियों के शेयर धड़ाम से गिर गए, रोहन के सहकर्मी घबरा गए और अपनी होल्डिंग्स बेचने लगे। लेकिन रोहन ने गुरु की बातों को याद किया, तूफानी लहरों में शांत रहना। उसने अपनी रिसर्च पर भरोसा रखा, उन कंपनियों पर भरोसा रखा जिनकी मिट्टी मजबूत थी, और उसने अपनी पोजीशन बनाए रखी। बल्कि उसने कुछ मजबूत कंपनियों के शेयरों को कम दामों पर खरीदा, ये जानते हुए कि अच्छी मिट्टी में बोया गया बीज अंततः फल देगा। कुछ महीनों बाद जब बाजार फिर से स्थिर हुआ और धीरे धीरे उठना शुरू हुआ, तो रोहन के निवेश ने न केवल अपने नुकसान की भरपाई की बल्कि एक ठोस मुनाफा भी दिया। उसके सहकर्मी, जिन्होंने घबराहट में अपने शेयर बेच दिए थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। रोहन ने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं था बल्कि समझदारी, धैर्य और भावनात्मक संतुलन का खेल था। उसने बताया कि कैसे उसने कंपनियों के मूल सिद्धांतों, उनके नैतिक मूल्यों और दीर्घकालिक संभावनाओं का अध्ययन किया था।
उसने बताया कि कैसे उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखा था और कैसे उसने बाजार के शोर शराबे के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी। अध्याय 4, धन का वास्तविक अर्थ और समुदाय में निवेश। रोहन की सफलता केवल वित्तीय नहीं थी, उसे अपने काम में एक नई संतुष्टि मिल रही थी। वो अब सिर्फ पैसा नहीं कमा रहा था, बल्कि सही मायने में धन का सृजन कर रहा था, न केवल अपने लिए बल्कि उन कंपनियों और समाज के लिए भी जिनमें वो निवेश कर रहा था। उसने एक नया फंड शुरू करने का प्रस्ताव दिया जो केवल उन कंपनियों में निवेश करेगा जो पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार, सामाजिक रूप से जागरूक और नैतिक रूप से सुदृढ़ थीं। शुरुआत में उसके मालिक हिचकिचा रहे थे क्योंकि ऐसी कंपनियों का शॉर्ट टर्म रिटर्न अक्सर पारंपरिक कंपनियों जितना आकर्षक नहीं होता था। लेकिन रोहन ने अपने पिछले अनुभवों और मजबूत विश्लेषण के साथ उन्हें मना लिया। गुरु देवेंद्र ने उसे सिखाया था कि सच्चा धन तभी पूरा होता है जब वो दूसरों के काम आए। रोहन ने इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश करना शुरू किया, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए। उसने श्रीधर राव के साथ मिलकर एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया, जहां वे लोगों को न केवल पैसे बचाने और निवेश करने के तरीके सिखाते थे, बल्कि उन्हें मनोयोगी निवेश के सिद्धांत भी बताते थे कि कैसे धैर्य, ज्ञान और नैतिक मूल्यों के साथ धन का प्रबंधन किया जाए। एक बार जब वो एक ग्रामीण स्कूल के उद्घाटन समारोह में था, तो एक बूढ़ी महिला उसके पास आई। उसने कहा, बेटा, तुमने हमारे बच्चों के लिए जो किया है वो किसी भी धन से बढ़कर है। उस क्षण रोहन को सच्ची खुशी महसूस हुई। उसे याद आया गुरु देवेंद्र का एक और पाठ, धन एक बीज की तरह है। यदि तुम इसे केवल अपने लिए बोते हो तो यह एक छोटा पौधा बनकर रह जाता है, लेकिन यदि तुम इसे दूसरों के लिए बोते हो तो यह एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी छाया में कई लोग आराम पाते हैं और जिसके फल कई पीढ़ियों तक चलते हैं। रोहन ने समझा कि सच्ची संपत्ति न केवल उसके बैंक खाते में थी, बल्कि उन लोगों के जीवन में भी थी जिन्हें उसने छुआ था, उन समुदायों में थी जिन्हें उसने सशक्त बनाया था, और उस बदलाव में थी जिसे उसने दुनिया में लाने में मदद की थी। अध्याय 5, विरासत और निरंतर सीख। वर्ष बीतते गए। रोहन मेहता अब एक प्रसिद्ध निवेशक और वित्तीय गुरु बन चुके थे। उनकी फर्म, जो कभी सिर्फ मुनाफे के पीछे भागती थी, अब मनोयोगी निवेश के सिद्धांतों पर चलने वाली एक अग्रणी संस्था बन गई थी। रोहन ने दिखाया था कि नैतिकता और लाभप्रदता परस्पर विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उनके कई ग्राहक अब केवल वित्तीय लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी निवेश कर रहे थे। एक दिन रोहन अपने गुरु देवेंद्र से मिलने हिमाचल गए। गुरु अब और भी वृद्ध हो गए थे, लेकिन उनकी आंखें उतनी ही शांत और तेजस्वी थीं। रोहन ने उनके चरणों में बैठकर अपनी पूरी यात्रा सुनाई, कैसे उन्होंने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन और काम में उतारा। गुरु देवेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, रोहन, तुमने अंकों से परे जाकर जीवन के वास्तविक निवेश को समझा है। तुमने न केवल धन का प्रबंधन करना सीखा है, बल्कि जीवन का प्रबंधन करना भी सीखा है। यह सिर्फ शुरुआत है, सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। रोहन ने समझा कि मनोयोगी निवेश एक जीवन शैली थी, एक निरंतर विकसित होने वाला दर्शन। यह केवल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने स्वास्थ्य में निवेश करने, अपने रिश्तों को पोषित करने, अपने ज्ञान को बढ़ाने और समाज में योगदान करने के बारे में था। यह जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने के बारे में था, जहां हर कार्य एक निवेश था, एक ऐसा निवेश जिसका रिटर्न सिर्फ वित्तीय नहीं, बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक भी होता था। उसने अपने दादाजी की बात का अंतिम अर्थ समझा, मिट्टी को समझना, जड़ों को मजबूत करना। उसने श्रीधर राव की बातों का सार पकड़ा, मन के निवेश और चेतना के निवेश का महत्व, और उसने गुरु देवेंद्र की शिक्षाओं को आत्मसात किया, धैर्य, संतुलन और परोपकार का महत्व।
रोहन मेहता ने न केवल अपने लिए धन कमाया था, बल्कि एक ऐसी विरासत छोड़ी थी जो भावी पीढ़ियों को मनोयोगी निवेश की कला सिखाएगी। उन्हें ये बताएगी कि सच्ची संपत्ति अंकों से परे होती है। ये मन की शांति, समृद्ध रिश्तों और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन में निहित होती है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब निवेश चेतना के साथ किया जाता है तो वो केवल वित्तीय लाभ नहीं देता, बल्कि एक पूर्ण और सार्थक जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है।